लास्ट क्लास में हम लोग सेट्स क्या होता है ये सब पढ़े और सिंबल्स और नोटेशंस वो सब देखे थे। आज ना सेट्स के साथ हम लोग ऑपरेशन करना सीखेंगे। जैसे नंबर्स हम लोग पढ़े थे, उसके बाद नंबर्स को ऐड करना सीखे, सब्ट्रैक्ट करना सीखे, वैसे ही सेट्स के साथ भी अगर ऑपरेशंस पॉसिबल हुआ ही नहीं तो फिर सेट्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर मैथमेटिक्स का कोई मतलब नहीं बनता है। जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए तो कर नहीं रहे होंगे। तो एक सेट लेते हैं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है इसमें। दूसरा एक सेट ले लेते हैं जिसमें 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है ए सी के एम और पी। अगर एक तीसरा सेट हम लोग लें सी, और वो इस तरह का सेट लें कि उसमें सारा एलिमेंट्स आ जाए। जैसे हम लोग 2 पार्टी एक साथ जॉइन कर लिया और एक नया पार्टी बना लिया, उसी तरह ये दोनों मिलकर के एक साथ बना लिया। तो देखो ए 2 बार आना चाहिए था, बट सेट्स में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं बनता है और वो अलाउड ही नहीं है, एक मेंबर एक ही बार आएगा। इसलिए ए भी है जबकि ये दोनों जगह है, बी यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन बी यहाँ रहेगा क्योंकि दोनों को यूनाइट करके हम लोग बना रहे हैं। इस तरह का सेट जो होगा जिसमें कि ए का भी सारा एलिमेंट्स होगा, बी का भी सारा एलिमेंट्स होगा और वैसा भी सारा एलिमेंट्स होगा जो दोनों में कॉमन हो। ये सब एलिमेंट देखो, ए दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, वो भी है यहाँ पे, और जो किसी एक में है वो भी है। बी फर्स्ट वाले में है, सेकंड में तो नहीं है। डी फर्स्ट वाले में है, के एम और पी ये तीनों सिर्फ सेकंड वाले में है। दैट मीन्स इफ एन एलिमेंट इज आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, तो वो सारे को हम लोग यहाँ पे लिए हैं। इस तरह के सेट को हम लोग एक नया सिंबल ना दे करके इस तरह से सिंबल दें कि हमको पता चले कि ए और बी से आया है। इसको कहा गया ए यूनियन बी, इसको कहेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कैसा कैसा एलिमेंट्स होगा, जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा x such that x is an element of a और x is an element of b। मतलब a का भी हो सकता है b का ना हो, a का ही है केवल, हो सकता है a का ना हो सिर्फ b का हो, और हो सकता है कि दोनों का हो। इस तरह के और को हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इंक्लूसिव और। इंक्लूसिव और का मतलब हो गया जो दोनों को भी इंक्लूड करे। एक होता है एक्सक्लूसिव और जिसमें सिर्फ एक होगा कोई। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब ऐसा सिचुएशन देते हैं कि तुम या तो ये लो या तो वो लो, कोई एक चॉइस देते हैं, तो वो एक्सक्लूसिव होता है कि एक लोगे तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा लोगे तो पहला नहीं होगा। यहाँ लेकिन ये इंक्लूसिव और है। अब से हम लोग क्लास 11th में और के लिए एक सिंबल यूज करेंगे। ये और की जगह पे इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल। तो ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इसी को हम लोग अगर ऐसे समझें कि ए यूनियन बी इज द सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। एंड इसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, whenever we say that x is an element of a union b, we also mean that x is an element of a और x is an element of b। किसी ना किसी एक का होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का भी एलिमेंट ना हो। यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर यहां तक क्लियर है तो अब समझो, अगर हम बोलते हैं एक ऐसा सेट लें जिसमें सिर्फ वैसा एलिमेंट हो जो दोनों में कॉमन हो, ए में भी हो और बी में भी हो, तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है, ए है और सी है। इस सेट को हम लोग एक नया सिंबल देंगे डी की जगह, उसके जगह हम लोग देंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो जो पॉइंट होगा कॉमन उसी को लेंगे। ठीक उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो जो कॉमन कॉमन हो गया। अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। बट एंड के लिए अब सिंबल हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। एंड के लिए ए जैसा लिखते हैं और के लिए जस्ट उसका उल्टा, समझो आर जैसा लिखते हैं। ठीक है, एंड के लिए ए जैसा लिख रहे हैं और के लिए आर जैसा लिख रहे हैं। तो ये एंड और
का अब से हम लोग सिंबल यूज करेंगे। यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि whenever x is an element of a intersection b, x will also be an element of a and x will also be an element of b, दोनों का ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ a का हो या सिर्फ b का हो। ठीक है, x अगर a यूनियन b का एलिमेंट है, वापस हम लोग जा रहे हैं अभी यूनियन जो सीखे थे उसमें, x अगर a यूनियन b का एलिमेंट है तो इससे हम लोग को क्या मीनिंग निकलता है कि x a का एलिमेंट होगा या x b का एलिमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बोले x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, तो इसका क्या मतलब होगा? इसको ठीक से देखो, देखने से लग रहा है कि हाँ ठीक है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, मतलब x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a और x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। इसको हम लोग थोड़ा सा ना इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये सही भी है। मैथमेटिक्स में ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम लोग कोई अनाउंस कर दिया और वो सही हो गया, लॉजिक होगा उसके पीछे, उसको हम लोग चेक करेंगे। हाँ, बहुत बार क्या होता है कि जो आदमी हमको बता रहा है उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम लोग चेक नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब तो चेक करेंगे, तो देखते हैं ये सही है कि नहीं। अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई एक एलिमेंट बताओ तो जो ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, इसमें जो नहीं है, ऐसा कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं। जेड इसमें है कहीं? नहीं। अब एज पर दिस यहाँ जो हम लोग लिखे हुए हैं इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि z अगर a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है, मतलब z a का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, z a का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और मतलब इंक्लूसिव और है यहाँ पे, और z b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब z अगर a का एलिमेंट नहीं है या b का एलिमेंट नहीं है तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो z यहाँ a का भी एलिमेंट नहीं है, z b का भी एलिमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, z की जगह हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, m। m a का एलिमेंट है? m a का एलिमेंट नहीं है, a का एलिमेंट नहीं है, m x माने x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a वाले कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ b वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट किसी एक को तो कर रहा है। तो इस रूल के हिसाब से अगर x a का एलिमेंट नहीं है या x b का एलिमेंट नहीं है तो उसको a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये गड़बड़ हो गया। ए यूनियन बी का एलिमेंट कब नहीं होगा? जब ए का भी एलिमेंट नहीं हो और बी का भी एलिमेंट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी दोनों में से किसी एक का एलिमेंट है वो यहाँ पे आ गया है, इसलिए ये हम लोगों का यहाँ पे रॉन्ग है। x नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी तब होगा जब x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी हो। ये ध्यान देना, एक यूनियन में और होता है, यूनियन के लिए और होता है, लेकिन जब नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी होगा तब क्या हो जाएगा? नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एंड नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। जब दोनों में से किसी का नहीं होगा तभी वो ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी एक का हो गया तो यूनियन का एलिमेंट होगा ही होगा। x is not an element of a intersection b, मतलब x is not an element of a या x is not an element of b, किसी भी एक का एलिमेंट अगर नहीं है, जैसे d a का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ नहीं है, p b का एलिमेंट नहीं है, सॉरी p a का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ नहीं है, d b का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ नहीं है। किसी का भी एक का एलिमेंट अगर नहीं होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, और जब दोनों का एलिमेंट होगा तभी इसमें आएगा। ये भी क्लियर है? तो इंटरसेक्शन के लिए एंड होता है, लेकिन जैसे ही नॉट लगा देते हैं तो और बन जाता है। ए यूनियन बी का एलिमेंट अगर x है तो इसका मतलब हो जाएगा x इज एन एलिमेंट ऑफ ए और x इज एन एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन जैसे ही नॉट लगाएंगे, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो हो जाएगा x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। इसी तरह x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब बोलेंगे तो उसका मतलब होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ बी। लेकिन जैसे ही x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए और x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी।
ठीक है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये दो तो हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन तो समझ गए। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। ए लेते हैं 1 2 3 और बी लेते हैं 7 और 10 और ए इंटरसेक्शन बी निकालने का कोशिश करते हैं। ए यूनियन बी तो हम लोग निकाल ही लेंगे, 1 2 3 7 और 10 सब आ जाएगा, ठीक है, ए का हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालने का कोशिश करते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 1 2 3 7 10 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे हम लोग? आसमान से तोड़ करके थोड़ी ले आएंगे, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जिसको सिंबल क्या देते हैं? फाई देते हैं। इस तरह के सेट्स को जिसका इंटरसेक्शन फाई आए उसको हम लोग एक टर्म देते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कोई कनेक्शन है ही नहीं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। एक और सिनेरियो लेते हैं हम लोग। यू है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, जो सारे का सुपर सेट होगा एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में। यू ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 से 10 तक। ए ले लेते हैं 1 3 5 7 9 और बी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? जो ए में है और यू में नहीं है, 2 4 6 8 7 होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग एक ऐसा सेट चाहते हैं जिसमें कि ए का सारा एलिमेंट हो बट बी का एलिमेंट सब उसमें ना हो। हम लोग को बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक सेक्शन के सारे स्टूडेंट को हम लोग लेना चाहते हैं किसी एक ग्रुप में, जिसका कि कोई एक सब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। मान लो एक स्टूडेंट, एक सेक्शन से सारे स्टूडेंट को ले जा रहे हैं हम लोग गेम खिलाने के लिए, लेकिन पता चला कि उन लोगों का आज उसमें से कुछ का है जो कि ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल है। तो सेक्शन ए का सारा स्टूडेंट जो जो ग्राफिक्स वाले सेट में है उसको छोड़ के, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ए का सारा एलिमेंट पहले लिख लेते हैं और इसमें से बी वाला सारा एलिमेंट को हटाते हैं। तो बी का एलिमेंट कौन कौन सा है? 1 है बी में, तो 1 को हटा देते हैं। 3 है, 3 को हटा देते हैं। 5 है, 5 को हटा देते हैं। 7 और 9 केवल बचेगा। ये जो सेट हम लोग को मिला, इस सेट को हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी। ये 3 को हटा करके जो भी सेट हम लोग को मिला इसको बोलेंगे a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब हो गया, इसी को a माइनस बी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, a पब्लिक बी भी लिखते हैं, ठीक है। याद करो, ए कॉम्प्लीमेंट जो था उसको अगर ठीक से देखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या था? ए का सारा एलिमेंट था और यू का नहीं था। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, जो जो सो रहा है वो जाग जाओ यार। ए माइनस बी में हम लोग क्या बोले? इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें ए माइनस बी को, तो ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा वैसा वैसा एलिमेंट जो कि ए में है एंड बी में नहीं है। यही किया ना, ए वाले सारे एलिमेंट्स में से बी को हटा दिए, ठीक है। अब याद करो, जब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट करते थे तो क्या करते थे? ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो एक्स जो कि यूनिवर्सल सेट में होता था, जिसको एस भी लिखते थे अभी, लेकिन हम लोग यू लिखे हैं तो यू लिख रहे हैं, जो कि यू में होता था बट एंड ए में नहीं होता था, यही करते थे ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट को इसका मतलब हम लोग यू माइनस ए भी लिख सकते हैं। क्यों यू माइनस ए लिख सकते हैं? क्योंकि यू में है और ए में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को यू माइनस ए भी लिखा जा सकता है। इसीलिए ए माइनस बी को हम लोग जैसे इसको यू माइनस ए को ए कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, वैसे ही ए माइनस बी को भी बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते थे। लेकिन अगर बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ यू होना चाहिए, यू में से बी का एलिमेंट हटाना है, और यहाँ पे ए से बी कॉम्प्लीमेंट हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ एक टर्म यूज किया गया रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब ए के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, उसी को ए माइनस बी बोलते हैं। एंड दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ एडिशन वाला डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेट्स का डिफरेंस मतलब उन दोनों को छोड़ करके। तो मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, या जब अब से जब भी हम लोग लिखेंगे कि x इज एन एलिमेंट ऑफ b, तो इसका मतलब होगा a का एलिमेंट है और b का एलिमेंट नहीं है। और इसी चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। क्यों?
ये समझो, x जब b का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x u का एलिमेंट तो होगा ही होगा, यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट होगा ही, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में एक यूनिवर्सल सेट तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब कि x u का तो एलिमेंट है ही है एंड x b का एलिमेंट नहीं है, यही हुआ इसका मतलब। और u का एलिमेंट है और b का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि u माइनस b का एलिमेंट है और u माइनस b को ही हम लोग b कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो x जब भी b का एलिमेंट नहीं होगा तो x b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर एक क्लास में दो ही सेक्शन है ए और बी, तो अगर कोई ए सेक्शन का नहीं है तो मतलब बी सेक्शन का होगा, और अगर बी सेक्शन का नहीं है तो ए सेक्शन का होगा। तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स x is an element of a and x is not an element of b, हम लोग लिख सकते हैं अगर x a माइनस b का एलिमेंट है। x अगर a माइनस b का एलिमेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं x is an element of a and x is not an element of b, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं कि x is an element of a and x is an element of b। यहाँ और यहाँ एक डिफरेंस है थोड़ा सा, देखो b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ नॉट एलिमेंट है और यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे नॉट एन एलिमेंट है और यहाँ पे एलिमेंट है। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि x अगर किसी एक का एलिमेंट हो एंड x अगर किसी दूसरे का भी एलिमेंट हो तो x दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x अगर a माइनस b का एलिमेंट है तो x a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट होगा। विजुअलाइज करो इसको, ये एक सेट है और ये एक सेट है, दो सेट है। ठीक है, दो अलग अलग दुनिया में है, हम लोग को पता नहीं है। और हम देख रहे हैं कि इस सेट का जो भी एलिमेंट है एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, मतलब इसके किसी भी एलिमेंट को हम एक्स बोल सकते हैं। जो भी इसका एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है। देखो व्हाट डज दिस मीन कि इसका सारा एलिमेंट यहाँ पे है और इसी को हम लोग सबसेट बोलते थे ना। दैट मीन्स ए माइनस बी जो होगा वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसका एलिमेंट लें, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट ले लें तो वो ए का एलिमेंट होगा एंड बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। इंटरसेक्शन है तो एंड हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो एंड हो गया। और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है मतलब बी का एलिमेंट नहीं है। ए का अगर है और बी का नहीं है मतलब ए माइनस बी का एलिमेंट है, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें है तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस हो जाएगा। तो दिस implies that A intersection B complement is a subset of A minus B, और इससे आया था हम लोगों का A minus B is a subset of A complement B। तो जब भी दो सेट एक दूसरे का सबसेट हो, मतलब A का सारा एलिमेंट B में हो और B का सारा एलिमेंट A में हो, तो हम लोग कहते हैं दे आर इक्वल एंड देयरफॉर A minus B और A intersection B complement, A minus B और A intersection B complement, A minus B और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट है इसलिए दोनों इक्वल होगा। आगे बढ़ने से पहले ये चीज समझ लो, जब भी हम लोगों को किसी दो सेट को x और y को अगर इक्वल प्रूव करना है तो हम लोगों को क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहले प्रूव करना पड़ेगा x इज अ सबसेट ऑफ y एंड दूसरा चीज प्रूव करना पड़ेगा y इज अ सबसेट ऑफ x। अगर ये दो चीज प्रूव कर दिए तो दिस विल इंप्लाई दिस एंड वाइस वर्सा, अगर ये है तो ये होगा। तो अभी तक हम लोग सीखे क्या कि a माइनस बी इक्वल टू इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब एक और हम लोग, एक दो नहीं कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कि a यूनियन b करेंगे तो b यूनियन a भी आएगा, एक ही चीज है दोनों, a यूनियन b है। कम्यूट करना मतलब होता है इंटरचेंज करना, इधर से उधर उधर से इधर। ठीक है, जब हम लोग कम्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ से वहां जाते हैं वहां से यहाँ आते हैं, इसको कम्यूट करना बोलते हैं। उससे है कम्यूटेटिव लॉ। ये हम लोग एडिशन में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ सेट्स में पढ़ते हैं इसको। प्रूव एक तो तरीका है इसको समझने का मतलब इंट्यूटिवली समझने का कि अच्छा ठीक है ए में होगा और बी में होगा, दोनों को मिला देंगे तो ऑब्वियसली बी और ए को मिलाते तो भी वही होता। ठीक है,
दूसरा तरीका कि लॉजिकली हम लोग कैसे प्रूव करें। तो लॉजिकली प्रूव करने के लिए अभी जस्ट बताया कि हम लोग को प्रूव करना होगा ये पहला वाला ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो पहले हम लोग एक को लेके चलते हैं, इसका कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं। सबसेट प्रूव करने के लिए हम लोग हमेशा इसका पहला वाला का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट कोई ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब हो गया एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और यूनियन का मतलब और होता है, और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। जैसे ही हम लोग इस फॉर्म में ले आए, अब ये नॉर्मल मैथमेटिकल रीजनिंग के फॉर्म में आ गया, मतलब कॉमन लॉजिक के फॉर्म में आ गया। और लगा के हम लोग कोई भी स्टेटमेंट जब बोलते हैं, तो अगर हम बोलते हैं कि राम इज अ गुड बॉय और मोहन इज अ हैंडसम गाय, इसी को हम अगर ऐसे बोलते हैं कि मोहन इज अ हैंडसम गाय और राम इज अ गुड बॉय, तब भी बात वही रहता है। मतलब जब जब मेरा पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा, पहला स्टेटमेंट क्या था, राम इज अ गुड बॉय और मोहन इज अ हैंडसम गाय, ये पहला स्टेटमेंट है जो कि दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। ये अगर सही है तो ऑब्वियसली जो दूसरा था मेरा, जो उलट के बोले कि मोहन इज अ हैंडसम गाय और राम इज अ गुड बॉय, वो भी सही होगा। अब ये सही कब होगा, तो अगर राम अच्छा हो गया तो भी सही हो जाएगा। हो सकता है कि मोहन एकदम अनस्मार्ट है, हैंडसम नहीं है, फिर भी सही हो जाएगा क्योंकि राम इज अ गुड बॉय। अगर मोहन हैंडसम है और राम खराब लड़का है, तो भी सही हो जाएगा क्योंकि हम और लगा के बोल रहे हैं। और अगर दोनों सही हो गया तो कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलने वाला है, बस ट्रू ही रहेगा, ट्रू ट्रू दो बार नहीं हो जाएगा। तो और लगा करके जब भी कोई स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं इस फॉर्म में, P और Q, वेर P एंड Q आर स्टेटमेंट्स, P और Q अगर कोई स्टेटमेंट है, उसको अगर हम Q और P बोलें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब जब ये सही होगा तब तब ये भी सही होगा, और जब जब ये सही होगा तो ये सही होगा। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में आगे हम पढ़ाएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग एक टॉपिक है, लेकिन अभी जस्ट क्योंकि जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग उसको ऐसे ही डील कर ले रहे हैं कि P और Q को लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q और P बोलते हैं हम लोग। दैट मीन्स जिसको हम लोग कॉमन लाइफ में बोलते हैं ना, बात एक ही है यार, दोनों मतलब दोनों का तो मतलब एक ही है। तो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, चाहे तुम ये बोलो चाहे ये बोलो, जब जब ये सही होगा तो ये सही होगा, जब जब ये गलत होगा तो ये गलत होगा। अगर इसका यूज करें हम लोग, तो अब बिना सेट जाने भी हम लोग कॉमन लॉजिक से बोल सकते हैं कि इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, और लग गया तो यूनियन हो जाएगा, मतलब एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। तो एक्स जब भी ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा तो एक्स बी यूनियन ए का भी एलिमेंट होगा, मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। सिमिलरली अगर हम लोग बी यूनियन ए का एक एलिमेंट लेकर के चले वाई, तो हम लोग दिखा सकते हैं कि ए यूनियन बी का भी वो एलिमेंट होगा, मतलब बी यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सिंस बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, इसलिए दोनों सेट इक्वल होगा। ठीक इसी तरह हम लोग इंटरसेक्शन का भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब हम बहुत डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, देख लो थोड़ा सा, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है कहीं समझ में तो बताओ। हम लोग फर्स्ट वाले का एलिमेंट ले लिए और इंटरसेक्शन है तो एंड हो गया, और एंड में भी वही चीज है, हम पी एंड क्यू बोले या क्यू एंड पी बोले, दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। जब ये सही होगा तो ये भी सही होगा, और ये कब सही होगा, जब दोनों स्टेटमेंट सही हो। अगर हम बोल रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय एंड मोहन इज अ हैंडसम गाय, तो अगर राम अच्छा लड़का नहीं है तो भी मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, मोहन हैंडसम नहीं है तब भी गलत हो गया, और दोनों नहीं है तब तो हो ही जाएगा। तो दोनों सही होना चाहिए मेरा, तभी सही होगा। ऑब्वियसली इसके लिए भी वही बात है, दोनों सही होना चाहिए तभी सही होगा, देयरफॉर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसलिए हम लोग उलट के लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो एक्स आ गया बी इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट, तो ये हो गया इसका सबसेट, सिमिलरली ये हो गया इसका सबसेट, और इसलिए दोनों इक्वल होगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी हम लोगों को समझ में आ गया इंटरसेक्शन का। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं यूनियन का। ए यूनियन बी यूनियन सी करो, या ए यूनियन बी यूनियन सी करो, दोनों सेम आएगा। कैसे आएगा, मानने से तो काम चलेगा नहीं, हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग को पहले इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे, दिखा देंगे कि वो इसमें होगा।
मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। फिर इसका एलिमेंट लेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट दिखा देंगे इसमें है, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, और हम लोग का काम हो जाएगा। कैसे करें? एक्स एलिमेंट ले लिए ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी यूनियन सी वाले को अगर एक साथ एक ब्रैकेट में ले लें, तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या है, किस तरह का स्टेटमेंट है। अगर हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के हिसाब से चले, तो P इज एन एलिमेंट, P, ये इस स्टेटमेंट को P बोल रहे हैं, और Q और R इस तरह है। कभी भी किसी स्टेटमेंट को हम लोग P और Q और R बोले, जैसे इस तरह से बोलते हैं कि राम विल गो टू पटना और सीता विल गो टू पटना और लक्ष्मण विल गो टू पटना। ये रामायण का असर नहीं है, ये हमेशा हम राम लक्ष्मण सीता का ही एग्जाम्पल देते हैं, तो पिछले साल भी दिए थे, ठीक है। राम विल गो टू पटना और सीता विल गो टू पटना और लक्ष्मण विल गो टू पटना। अब बताओ, अगर राम चला गया तो भी मेरा स्टेटमेंट सही हो गया, अगर सीता चली गई तब भी मेरा स्टेटमेंट सही हो गया, और गुस्सा की नहीं गई, काम से गई है, और लक्ष्मण अगर चला गया तो भी मेरा स्टेटमेंट सही हो गया। अगर एक साथ तीनों चला जाए कि एक टिकट के साथ 2 फ्री मिला है, तीनों चल गया, तो भी सही हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर हम इसी स्टेटमेंट को ऐसे बोलते हैं कि राम पट, पटना जाएगा, या सीता पटना जाएगी, या सॉरी लक्ष्मण पटना जाएगा, तो भी तो राम जाए या सीता जाए या लक्ष्मण जाए, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट ना, जब जब ये सही होगा तो दूसरा वाला भी सही होगा, जब जब दूसरा सही होगा तो पहला भी सही होगा। मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग के हिसाब से या कॉमन लॉजिक के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट और लगा करके हम कितना भी स्टेटमेंट बोले, और लगा के, लेकिन सब जगह और रहना चाहिए। और किसी भी 2-4 को ग्रुप में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ब्रैकेट तोड़ करके हम किसी का भी ग्रुप कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फिर से फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप कर दिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का हमको चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ और है तो यूनियन होगा। एंड नाउ x is an element of A union B और x is an element of C, तो x is an element of A union B union C हो जाएगा। तो इसका जितना एलिमेंट है सब इसमें आ गया, तो ये सबसेट हो गया इसका। सिमिलरली अगर हम लोग y एलिमेंट ले लें A यूनियन B यूनियन C का, तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि y इसका भी एलिमेंट है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, इसलिए इक्वल हो। इसी तरह जैसे यूनियन का हम लोग एसोसिएटिव लॉ देखें, इंटरसेक्शन का भी एसोसिएटिव लॉ होगा, केवल जहां जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, और जहां जहां और है वहां एंड हो जाएगा। और एंड के लिए भी वही बात है, हम अगर बोलते हैं कि राम पटना जाएगा एंड सीता पटना जाएगी एंड लक्ष्मण पटना जाएगा, तो जब तक तीनों नहीं जाए तब तक तो मेरा स्टेटमेंट सही होगा नहीं, है ना। तो कोई भी एक नहीं गया तो गलत हो जाएगा। उसी को हम ऐसे बोल दें कि राम पटना जाएगा एंड सीता पटना जाएगी, और अलग से लगा के एंड लक्ष्मण पटना जाएगा, तो भी बात वही है, इसलिए कहीं भी ब्रैकेट को हम लोग रख सकते हैं। इसको बोर्ड को देखो, मतलब जो स्क्रीन पे है उसको देखो और समझने की कोशिश करो, और नहीं हो रहा है तो हमको बोलो। चलो ये एसोसिएटिव लॉ, देखो ये लॉ बड़ा इजी है। उज्जवल को अभी लग रहा होगा कि इतना प्रूव करने का क्या जरूरत है, तो हम ऐसे ही जान रहे होंगे, और एक कनिंग सा स्माइल दे रहा होगा, है ना। तो उज्जवल सुनो, ये जो अभी सिखा रहे हैं ना, ये इसलिए सिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएगा, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में जब हम लोगों को चेक करना होगा, प्रूव नहीं, प्रूव करना है तब तो तुमको पता है कि इट इज ट्रू, इसलिए हम लोग आराम से मुस्कुरा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये पहली बार आया मेरे हम लोगों के नॉलेज में, और हम लोग को चेक करना है कि ये और ये सही है कि नहीं, तब तो हम लोग को ये अप्रोच लेना पड़ेगा। और ये अभी तो सिंपल है इसलिए समझ में आ रहा है,
लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तब वापस आके यहाँ हम फिर से समझाएं, उससे बेटर नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड के लिए अभी से हम लोग तैयार होते रहे। तो एक थॉट प्रोसेस नया डाल रहे हैं। अभी तक क्या था, जब भी प्रूव करना होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करते थे तो क्या करते थे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर लेते थे। तो बड़ा अभी इसको भी अगर प्रूव करने दें तो सब एलएचएस से शुरू करेगा और इक्वल टू आरएचएस लिख देगा। सेट्स में एलएचएस आरएचएस का कंसेप्ट नहीं होगा। सेट्स में जब भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना होगा तो हम लोगों को पहला वाला सेट का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर के दूसरे का एलिमेंट दिखाना होगा और दूसरे को का आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके पहले का दिखाना पड़ेगा और उससे दिस सबसेट ऑफ दैट सबसेट ऑफ दिस हो जाएगा और तब हम लोग इक्वल प्रूव करेंगे। इसलिए ये बता रहे हैं। तो शुरू में ठीक है, लग सकता है कि अरे यार ये तो बहुत ईजी है, और ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन नया थॉट प्रोसेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और लॉ देखते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अभी तक हम लोग एसोसिएटिव लॉ देखे, कम्यूटेटिव लॉ देखे। आइडेंटिटी लॉ क्या है, इसको समझाने के लिए पहले हमको थोड़ा सा जो आइडेंटिटी लॉ पहले पढ़ चुके हैं उसको समझाना पड़ेगा। 5 प्लस 2 कितना होता है, 7। बोल करके कोई कोई खुश हो रहा होगा कि हमको आता है। और 5 प्लस 0 कितना होता है, 5। 7 प्लस 0 कितना होता है, 7। और 7 प्लस 2 कितना होता है, 9। गौर करो, 5 प्लस 2 किए तो रिजल्ट कुछ और आया, 7 प्लस 2 किए तो रिजल्ट इस दोनों से कुछ और अलग आया, लेकिन 7 प्लस 0 और 5 प्लस 0 कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो वही आ रहा है जिसके साथ ऐड किए, मतलब 0 को जिसके साथ ऐड किए। ये खासियत है 0 का विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। 0 के साथ किसी को भी ऐड कर दो, चाहे तुम 5 प्लस 0 करो या 0 प्लस 5 करो, हर हालत में वो रहेगा 5 ही। इस तरह के एलिमेंट को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज 0। इसी तरह अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 5 होता है, और विच विल ऑलवेज बी इक्वल टू 5। 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा वही आएगा। तो 1 को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक उसी तरह यहाँ पे यूनियन के लिए ए को 5 के साथ यूनियन करो तो हमेशा ए आएगा। ऑब्वियस सी बात है, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए और x इज एन एलिमेंट ऑफ 5, मतलब x किसी का एलिमेंट ही नहीं है, तो किसी का है ही नहीं तो हमेशा सही रहेगा। ए वाला अगर एक एलिमेंट है तो ए यूनियन 5 में होगा, और अगर एक एलिमेंट नहीं है तो ए यूनियन 5 में नहीं होगा। मतलब ए यूनियन 5 बोलो या ए बोलो एक ही मतलब है। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन एस, एस मतलब है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक्स एस से भी डिनोट कर सकते हैं और यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन यू का मतलब क्या हुआ, पूरा यूनिवर्सल सेट और ए में जो कॉमन है। तो पूरे यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या होगा, जो जो ए का एलिमेंट होगा वही कॉमन होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारा एलिमेंट रहेगा, है ना। और ए में जो रहेगा वो उसके साथ कॉमन हो जाएगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू भी ए रहेगा। तो यूनियन के लिए फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इंटरसेक्शन के लिए यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ समझ में आ गया। ए यूनियन ए करो और 2 बार ही नहीं 4 बार तुम कर लो, ए यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए कर लो तब भी ए ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तब भी 2 रहे, ऐसा होगा नहीं, चेंज होगा, पावर चेंज होगा, इसका 2 रेज़ टू 3 हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लेकिन देखो पावर नहीं बढ़ रहा है, ए यूनियन ए ही रह रहा है, इसलिए नाम है इडम। इडम मतलब होता है सेम, और पोटेंट, पोटेंट मतलब होता है पावर। पावर वही रह गया जो उसका अपना था, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है ए यूनियन ए 5 बार करो या 10 बार। ए इंटरसेक्शन ए और ए में जो कॉमन है वही कॉमन रहेगा और वो ए में ही रहेगा। तुम 3 बार ए इंटरसेक्शन ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए ही रहेगा, इसलिए नाम है इडेम्पोटेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ तो हम लोग जानते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पूरा एस में से ए को हटा दे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले दिन हम लोग। लॉ ऑफ फाई, इसको डोमिनेशन लॉ भी बोलते हैं। जैसे ए यूनियन फाई करेंगे तो क्या आएगा,
चाहे फाई के साथ किसी का भी यूनियन करो तो वो ए ही रहेगा, और ए इंटरसेक्शन फाई जब करेंगे तो वो हमेशा फाई हो जाएगा, क्योंकि ए और फाई में जो कॉमन होगा वो हमेशा कुछ नहीं होगा, तो फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह ए यूनियन यू मतलब एस लिखो या यू लिखो इक्वल टू, इसलिए हम एस लिख रहे हैं, 2 बार यू जैसा दिखेगा तो गड़बड़ हो सकता है। ए यूनियन एस हमेशा ए ही रहेगा, सॉरी, हाँ, ए यूनियन एस हमेशा एस ही रहेगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन एस हमेशा ए ही रहेगा। क्यों रहेगा? ए यूनियन एस का मतलब क्या होगा? जो ए में है या यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट में तो यार सारा का सारा एलिमेंट रहता है, तो रिजल्ट क्या आएगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और ए इंटरसेक्शन एस में जो कॉमन एलिमेंट होगा, ए का सारा एलिमेंट कॉमन रहेगा, इसलिए ए आएगा। इसमें से दो प्रॉपर्टी को अगर हम लोग दोनों जगह से अलग कर लें, एक ये ए इंटरसेक्शन फाई वाला, ए इंटरसेक्शन फाई हमेशा फाई रहेगा, और ए यूनियन एस हमेशा एस रहेगा। इस दो लॉ को अलग से अगर हम लोग रख लें तो इसको डोमिनेंस लॉ भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ डोमिनेशन। लॉ ऑफ डोमिनेशन मतलब फाई डोमिनेट कर रहा है यहाँ देखो इंटरसेक्शन में, और यूनियन में कौन डोमिनेट कर रहा है? एस डोमिनेट कर रहा है। और अगर एक साथ रख करके पढ़ना चाहें तो इसको कहेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, और इस दोनों को कहेंगे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। हम लोग बचपन में एक लॉ पढ़ते थे, ए यूनियन सॉरी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको कहते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, माँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, वैसे यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर करें तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वो होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बट एट द सेम टाइम अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो दोनों ही होगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें ए प्लस बी इंटू सी अगर करेंगे तो दैट इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये नहीं होता है, बट यहाँ पे दोनों होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये हम इसलिए बताया, याद रहे कि नाम कैसे लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बोलेंगे, और यहाँ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बोलेंगे, और दोनों में रूल यही पता चलेगा, ए इंटू बी होता था, वैसे ए यूनियन बी यहाँ पे आएगा, और प्लस प्लस मतलब इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जैसे यहाँ होता था प्लस, वैसे ही इस केस में ये इंटू बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और इसी तरह इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी कर सकते हैं। किसी एक को हम प्रूव कर लेते हैं, एक तुम लोग अपने से ट्राई करना। इसका एलिमेंट हम लोग एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो x ए का एलिमेंट होगा, या यूनियन है तो और होगा, x बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट होगा। x अगर b इंटरसेक्शन c का एलिमेंट है मतलब b का एलिमेंट है एंड c का एलिमेंट है। यहाँ पे फिर हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग पे जाएं तो p और q एंड r अगर हम बोलते हैं कोई स्टेटमेंट, और अगर हम उसी को ऐसे बोलते हैं p और q एंड p और r, तो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, मतलब जब जब ये पहला वाला सही होगा तो दूसरा भी सही होगा, दूसरा सही होगा तो पहला भी सही होगा। अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे ही आगे, अभी के लिए जस्ट इसको हम लोग यूज कर लें कि आगे का प्रॉपर्टी है इजी, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी हम लोग इधर से भटकते चले जाएंगे। ठीक है, वैसे अपने से चाहो तो तुम इसको करके देख सकते हो कि राम
पटना जाएगा, सीता पटना जाएगी, लक्ष्मण पटना जाएगा करके कि जब जब ये सही है तब तब ये सही है कि नहीं, और ये गलत है तो ये गलत है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ और ओवर एंड वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एक साथ कर दिए, एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। मतलब आ गया एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है एंड एक्स ए यूनियन सी का एलिमेंट है। तो एक्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का एलिमेंट हो गया। जब जब एक्स इसका एलिमेंट है तो एक्स इसका भी एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग इधर से चलें तो बहुत जगह डबल इम्प्लीकेशन दिया रहता है बहुत सारे बुक में, बट हमेशा डबल इम्प्लीकेशन सही नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि दो पार्ट लेकर के चलो, एक बार एक्स लेकर के चलो, एक बार यहाँ वाई लेना चाहिए था हमको, वाई एलिमेंट इधर से लेकर के और उधर चलो, तो भी ये इसका सबसेट आ जाएगा। ठीक है, बस यही वाला प्रॉपर्टी इधर से उधर यूज करेंगे। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तुम लोगों को इसी चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को अपने से प्रूव करने का कोशिश करना है। और ये बता दे, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी लग रहा होगा कि अरे ये तो बड़ा इजी है, हम तुरंत तुरंत कर लेंगे, और जैसे ही पेन पेपर लेके बैठोगे ना, ब्लैंक पेपर लेके बैठोगे, अगर लिखा हुआ है ये वाला तब तो देख देख के बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो ब्लैंक है, अब जैसे ही सोचोगे ना कि कहाँ से स्टार्ट करना था, तो लगेगा कि अरे एक बार फिर से पिछला वाला स्लाइड दिखाइए ना भैया, तब पता चलेगा। लो अब दिखा दिए, फिर से वापस ब्लैंक पे आते हैं, अब फिर लग रहा होगा अरे एक बार फिर दिखा देते। यही होता है जब कोई और पढ़ाता है ना, या जब हम लोग वीडियो देखते हैं, सब कुछ लगता है कि एकदम अरेंज्ड है, ऑब्वियस है। हम लोगों का थॉट प्रोसेस बनने में ना किसी भी चीज को टाइम लगता है। अब एक लॉ पे हम लोग आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, इसको पहले समझ लें, और मेरे साथ साथ तुम लोग भी पेन पेपर लेकर के प्रूव करेगा तो आसान होगा। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग लेना चाहें तो नेचुरली दिमाग में आएगा कि अरे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये गलत है, ये नहीं होगा। होगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन नाम का एक आदमी था, मैथमेटिशियन था, वो पहली बार इस चीज को प्रूव करके बताया था। एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखो, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, और जब यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है। एक एक करके दोनों को हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ए यूनियन बी वाला प्रूव करने का हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक सेकंड के लिए रुक करके सोचो कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई कोई तो बस वेट कर रहा है कि कब भैया लिखना स्टार्ट करेंगे। नहीं, हम लिखना स्टार्ट ही नहीं करेंगे। जाओ, अब तुम सोचो कि कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो क्या बताए थे, किसी भी दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं? नहीं ना, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेट का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेंगे। लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट इज हम लोग एक्स ले लिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी वर्ड का मतलब ये होता है जो कि एट रैंडम सेलेक्ट किया गया हो, बट विद इन सम रेस्ट्रिक्टेड रूल्स। वेरिएबल का मतलब हो गया कि कोई भी ले सकते थे, आर्बिट्ररी मतलब हो गया उसी में से होगा। तो एक्स ले लिया हम लोग ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट, और हमको क्या प्रूव करना है कि ये इसका भी एलिमेंट है। तो करते हैं प्रोसेस। एक्स अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका सॉरी एक्स अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, मतलब एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, उसको छोड़ के, ए यूनियन बी को छोड़ के। तो अगर इसका कोई एलिमेंट है तो ए यूनियन बी का नहीं होगा। और याद करो, एक्स अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, ये बता चुके हैं थोड़ी देर पहले, एक्स अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है तो क्या आया था हम लोग का, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। याद आया, यूनियन का और होता है, लेकिन जैसे ही नॉट लग गया तो यूनियन का एंड बन गया। मतलब x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a को लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, एंड इसको लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट।
ए का नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट का है, बी का नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट का है, और x इज एन एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो x दो सेट का एलिमेंट है और एंड लगा हुआ है तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। x is an element of a intersection a complement intersection b complement। That means x जब भी इसका एलिमेंट है तो x इसका भी एलिमेंट है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग y एलिमेंट ऑफ a complement intersection b complement ले लें तो व्हाट डज दिस मीन कि y इज एन एलिमेंट ऑफ a complement and y is an element of b complement। यहाँ बाहर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देखो किसी किसी के दिमाग में भी आ रहा था, आदित्य सो के अचानक से जागा देखो और क्या सोचा कि भाई कॉम्प्लीमेंट है यहाँ, तो भैया तो बोले थे कि एंड का और हो जाएगा। वो तब ना जब पूरे में कॉम्प्लीमेंट हो। यहाँ तो ये एक सेट है, जस्ट इमेजिन ए कॉम्प्लीमेंट एज अ सेट बी सॉरी सी और बी कॉम्प्लीमेंट एज अ सेट डी। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी एंड एक्स इज एन सॉरी वाई इज एन एलिमेंट ऑफ सी एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ डी। तो y is not an element of A and y is not an element of B। अब y अगर A का भी एलिमेंट नहीं है, B का भी एलिमेंट नहीं है, दोनों में से किसी का नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली A यूनियन B में तो नहीं होगा। किसी एक का हो जाता तब ना A यूनियन B में होता। जब दोनों में से किसी का नहीं है तो A यूनियन B का एलिमेंट हो सकता है, नहीं होगा। और y अगर A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है मतलब A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, और अगर A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो इसका मतलब कि इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो ये भी इसका सबसेट, ये भी इसका सबसेट, तो दोनों इक्वल होगा। सिमिलरली अगर इधर इंटरसेक्शन रहता तो इधर यूनियन हो जाता, उसको तुम लोग अपने से प्रूव करेगा, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, माने उसका एक स्पेशल ये स्पेशल केस हुआ, हम लोग एक जनरल केस लेते हैं। सोचो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है कि अ, ये यूनिवर्सल सेट में है और ए यूनियन बी में नहीं है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है कि इसमें है और ए में नहीं है, और इंटरसेक्शन एस माइनस बी। अगर इसी चीज को हम लोग सब जगह एस के टर्म्स में इंट्रोड्यूस करना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सोचो थोड़ा सा, अगर एस के जगह हम लोग दिल रख दें तो दिल माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा दिल माइनस ए इंटरसेक्शन दिल माइनस बी होगा। तो अब दिल की जगह कोई सेट रख दो, दैट मीन्स हम लोग इसी प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन सी अगर है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। दिल की जगह ए लिख दिए, ए की जगह बी लिख दिए, बी की जगह सी लिख दिया, दिल की जगह ए लिख दिए, ए की जगह बी लिख दिए, दिल की जगह ए लिख दिए, बी की जगह सी लिख दिए। क्लियर है। दूसरा वाला जो है इसमें भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। जैसे जैसे हम लोग सेट्स को समझते जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि बहुत बार क्या होगा ना, सेट्स को समझना बहुत आसान होगा बट इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब उसको विजुअलाइज करना या किसी को समझाना वो मुश्किल होगा। खुद समझ जाना आसान होगा कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि ए अगर बी का सबसेट है तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ये अगर ऐसे खुद से समझें तो कि ए बी का सबसेट है मतलब ए बी के अंदर है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए ही होगा क्योंकि ये सारा का सारा अंदर है। बट ये किसी को समझाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे वेन नाम का एक मैथमेटिशियन था, वो बड़ा अच्छा एक तरीका निकाला। वो बोला कि सेट्स को अगर हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सके तो चीज़ों को समझना आसान होगा। कैसे किया, वो एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया एक रेक्टेंगल से।
तो कोई भी यूनिवर्सल सेट अगर है तो उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और एस लिखेंगे या यू लिखेंगे। एनसीईआरटी यू लिखता है तो यू देखोगे लिखा हुआ रहेगा या एस रहेगा। ये यू या एस जो लिखेंगे हम लोग ये बाहर नहीं लिख सकते हैं। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि यही यूनिवर्स है तो यूनिवर्स के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है। यूनिवर्स के अंदर से ही हमको सब कुछ देखना पड़ेगा, इसलिए यूनिवर्सल सेट को वो रेक्टेंगल लिया, उसके अंदर यू या एस लिखेंगे और उसके अंदर जितना भी सेट्स है उसको वो सर्कुलर या एलिप्टिकल शेप से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला। कोई एक सेट ए है तो ए को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से एक एलिप्स या सर्कल से। सर्कल एकदम परफेक्ट बनेगा नहीं तो एलिप्स बेटर है। आप चाहें तो उसको भी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट हम लोग कन्वेंशनली ए लेते हैं। और ए जो लिखेंगे उसको ठीक ऐसे सटा के लिखेंगे उस पर, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि ए इधर है कहीं। ये सटा के इसलिए लिखा जाता है ताकि पता चले और कैपिटल है कि ए इसको कर रहे हैं। और ए के अंदर जितना एलिमेंट्स होगा वो सबको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ए के अंदर एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 5 है तो ये सबको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह कोई दूसरा सेट अगर है उसको भी इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बी लिखेंगे सटा के लिखेंगे, उसमें कुछ एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग फिर लिखेंगे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक तीसरा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स ए वाला भी है और कुछ एलिमेंट्स अपना है। इसको सी लिखेंगे। इस फिगर को देख करके हमको पता चल रहा है कि यहाँ 3 सेट है और यूनिवर्सल सेट में तो खैर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होगा बट वो बाहर होगा तीनों के, इधर होगा इधर उधर। इसको देख के पता चल रहा है कि 5 जो है वो ए और बी का कॉमन एलिमेंट है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जितना भी एलिमेंट होगा वो इस रीजन में आएगा। इससे हम लोगों को समझना सब कुछ आसान हो जाएगा। बताना ये चाह रहे थे कि अगर हम लोगों को वेन डायग्राम से समझना हो तो देखो अभी जस्ट जो बात अभी बोल रहे थे कि सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी के अंदर एक छोटा सा सेट ले लेंगे ए, और ऑब्वियसली ए अगर बी का सबसेट है तो जब ए और बी का कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, मतलब जो ए में भी है और बी में भी है तो यही वाला पोर्शन होगा ना जो कॉमन एलिमेंट है। तो ए अगर सबसेट हुआ बी का तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए ही रहेगा। इसको हम लोग वैसे एक प्रॉपर्टी की तरह याद करें फिर प्रूव करें, लेकिन वेन डायग्राम से कितना जल्दी समझ गए इसको, इसलिए वेन डायग्राम यूजफुल है। तो वेन डायग्राम का एक दो छोटे छोटे चीज पहले जान लें कि एक तो समझ गए कि अंदर लिखेंगे एस या यू और उसके अलावा सेट्स को सटा करके लिखेंगे वो कैपिटल्स। एलिमेंट्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है अगर कुछ दिया ही नहीं है। दिस पोर्शन विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, जरूरत नहीं, ये पार्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और दोनों में से एक भी कलर जहां पे होगा वो ऑब्वियसली यूनियन में आ जाएगा, इसलिए यूनियन हो जाएगा ये पूरा। इस पूरे को हम लोग कहेंगे ए यूनियन बी। अब दिमाग लगाते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर ये ए है और कोई हमको बोले कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए को छोड़ करके, अगर ए यहाँ तक है, यहाँ तक ए है तो ए को छोड़ करके कौन सा पार्ट होगा, पूरा ही है। ये पूरा पार्ट ए को छोड़ करके होगा, ए को छोड़ देना है और बाकी पूरा को हम लोग कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लोगों को ए माइनस बी निकालना है, याद करो अभी ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए में से बी को छोड़ देना है, यही ना। तो पूरा सेट ए में से बी वाला जो एलिमेंट है उसको हटा देना है, यहीं पे ना होगा बी वाला एलिमेंट, इसको हटा देना है। तो ये ए वाला ए माइनस बी इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह बी माइनस ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बी माइनस ए इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको जैसे ही देखेंगे तो हम लोग अब अपने से ना बहुत सारा नया नया चीज कर सकते हैं। देख ए में से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट को हटा दें तो ए माइनस बी आ रहा है ना, मतलब ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा दें तो हम लोग का ए माइनस बी आएगा। ए से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हटा दें तो ए माइनस बी आएगा, और ए माइनस बी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में पूरा आएगा ये सब, ये बी के कॉम्प्लीमेंट में ये सारा पार्ट आएगा। अब ए और बी के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन सा आएगा, यही पार्ट आएगा ना जिसको हम लोग पहले से डू किए हुए थे।
इसलिए उसको ए तो ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बी, सॉरी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन एक ही चीज होगा। तो ये हम लोग जब प्रूव करना होगा तो लिख के प्रूव करना होगा, लेकिन वेन डायग्राम से समझना आसान हो जाएगा।